नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपातकाल से संबंधित है। जो भारत में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उनसे रिलेटेड है। अगर बात की जाए अनुच्छेदों की, तो ये इनमें हमारे जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 है, उनमें हमारी जो आपातकालीन उपबंध है उनके संबंधित प्रावधान है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो इसमें संवैधानिक तंत्र की जो जब असफल हो जाता है तो जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो जो मूल अनुच्छेद मूल जो संविधान था हमारा उसमें इतना कहा गया है अनुच्छेद 356 के बारे में कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 में साफ साफ कहा गया कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसे हम जो 356 है इसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र है जब असफल हो जाता है तब राष्ट्रपति महोदय इस आपातकाल की घोषणा करते हैं। बात करें 352 की, तो ये राष्ट्रीय, इसको जानते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा मूल संविधान है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि 352 के लिए आपात की उद्घोषणा शब्द, 356 के लिए संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द और 360 के लिए वित्तीय आपात की। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल हम बोलते हैं, नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया देश में, ये बोला जाता है कि भाई राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लग गया है या राज्य में आपातकाल लग गया, ये शब्द हैं ये हमारे संविधान में नहीं है। मूल संविधान में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रचलित जो नाम है, बेसिक नेम है, वही हम बोलचाल की भाषा में इनको बोल देते हैं। बाकी जो हमारा संविधान आपको याद रखना चाहिए कि उसमें 352 में आपात की उद्घोषणा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 356 में बात की जाए तो 356 के लिए संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग किया गया है। और बात की 360 की, तो यहाँ राष्ट्र वित्तीय आपातकाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम पहले शुरुआत करते हैं 352। तो अनुच्छेद 352 है, इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, ये प्रचलित नाम है। बाकी जो मूल संविधान है वो आपात की उद्घोषणा आपने जैसे देख लिया है, आपात उद्घोषणा। ठीक, ये तीन आधार हैं इसके, या तीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जैसे एक तो अगर युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश से, तब एक बाह्य आक्रमण हो जाए, एक सशस्त्र विद्रोह। पहले हमारे जो संविधान था उसमें आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन इसे 44 जो अमेंडमेंट हुआ है 1978 में, उसके थ्रू इस शब्द को हटा दिया गया है और इसे रिप्लेस कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह के साथ। ठीक, तो अभी जो हमारा संविधान है उसमें आंतरिक अशांति ना हो के जो सशस्त्र विद्रोह है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है इसके लिए आवश्यक है, कंपलसरी है। भाई 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो उसके लिए जो मंत्रिमंडल होता है हमारा, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री परिषद मान लो आप, उसके लिखित सलाह होगी, हम लोग लिखित रूप से देंगे तब जाके घोषणा की जाएगी राष्ट्र। मंत्रिमंडल लिखित सलाह, इन शब्दों का प्रयोग केवल इस अनुच्छेद में किया गया है, यानी मंत्री परिषद। आप ये कि शब्द और जोड़ लीजिए यहाँ, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो शब्द है ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, शायद ये एसएससी के एग्ज़ाम आया, शायद रीट के एग्ज़ाम ऐसा है, अब मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन ये आ चुका है कि जो मंत्री परिषद शब्द है उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो इसका हमारे तो 352 उसमें किया गया है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ठीक, और इसे 44 जो 44 अमेंडमेंट था उससे उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और ये दो शब्द आप याद रखना, एक तो आंतरिक अशांति और एक है मंत्रिमंडल। इन दोनों को ही जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके थ्रू इन्हें संविधान में शामिल किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो उद्घोषणा होगी, ये राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा कर देंगे
उस डेट से उसी दिन से प्रभावी हो जाएगी। ठीक है। उद्घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन होंगे, क्या होंगे, और उनके क्या चाहिए, विशेष बहुमत के द्वारा ये पारित होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर ये उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति, तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, उन दोनों का विशेष बहुमत होता है क्या, हम देख लेते हैं। वैसे हम इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन कोई नहीं है, देख लीजिए, लिखा हुआ है आपको यहाँ कि भाई एक तो कुल सदस्य होंगे, उनका बहुमत चाहिए हमें, और जो वहाँ उपस्थित होंगे और मौजूद मतदान करने वाले सदस्य होंगे, उनका कितना चाहिए, तो 2/3। जैसे मैं एक बार वो कर देता हूँ, कितना, 2/3। ये दो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मिस प्रिंट है शायद। तो कितना, कितने, 1 महीने में इसका अनुमोदन आवश्यक है। ये मूल संविधान में 2 माह था अनुमोदन पहले, लेकिन इसको फिर मतलब अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में, और इसको 1 माह कर दिया है। तो वर्तमान में 1 माह ही है कि भाई 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। और जो बहुमत की बात की जाए तो विशेष बहुमत क्वेश्चन यहीं से बनेगा, या तो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, या ये जो मंत्रिमंडल लिखा हुआ और ये सशस्त्र विद्रोह, इनसे। ठीक। यदि संसद अनुमोदन करती है तो एक बार में ये 6 माह तक लागू होगा, एक बार में। और अगर फिर इसे 6 माह से अधिक समय के लिए बढ़ाना है तो फिर क्या होगा, भाई संसद के दोनों सदनों के द्वारा फिर से विशेष बहुमत के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा, फिर इसे बढ़ा सकते हैं। एक बार में इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और इस आपात को अनेक बार, मतलब बहुत बार आगे बढ़ाया जाता है। तो कोई समय निश्चित नहीं है इसके लिए कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, नहीं। वही आप एक बार अनुमोदन कर दिया, 6 माह के लिए लागू हो गया, फिर 6 माह अनुमोदन, फिर अनुमोदन कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, फिर बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई निश्चित समय सीमा नहीं है इसमें। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है। बस इतना याद रखना कि 1 माह में अनुमोदन, ठीक है, और एक बार में कितनी महीने के लिए, 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बस इतना ही हमें याद रखना है। कुछ मूल संविधान, कुछ प्रावधान थे, उन्हें चेंज किया गया था, और इसके लिए जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है, उसके तरफ काफ़ी सारे वो अमेंडमेंट हुए हमारे संविधान में। ठीक है। 42वें को याद रखना कि मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में इसको। तो एक तो ये सशस्त्र विद्रोह है, उसके स्थान में क्या हुआ, आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, और जो 2 माह का समय था पहले मूल संविधान, उसे 1 माह कर दिया गया 44वें विद्रोह। ठीक है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से पहले था, प्रावधान था, लेकिन इसे भी चेंज कर दिया गया, और इसे क्या कर दिया गया, विशेष बहुमत किया गया। मूल संविधान में हमारे सिर्फ ये था कि भाई संसद के द्वारा जो अनुमोदन होगा वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, लेकिन फिर इसे चेंज किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और क्या कर दिया गया, विशेष बहुमत शब्द को उसमें जोड़ दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, मतलब इससे। और ये जो आपातकाल तक, ये अनिश्चित काल तक के लिए लागू रह सकता है, लेकिन बस इसे ये है कि हर 6 महीने के बाद इसे बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए संसद के जो भी दोनों सदन हैं उनका अनुमोदन हमें आवश्यक है। इस सेशन को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कार्यपालिका में कौन कौन आता है लास्ट में, विधायिका में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, और इनका क्या क्या कार्य है नॉर्मल। अगर हमें आपातकाल समाप्त करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, एक तो राष्ट्रपति साहब हैं, वो अपनी घोषणा से इसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। और यदि संसद इसका अनुमोदन ना करे तो 1 माह बाद ये सप्ताह, मान लो राष्ट्रपति साहब ने अनुमोदन कर दिया, घोषणा कर दी आपातकाल की, और संसद ने 1 माह में अनुमोदन नहीं किया, तो ये जाहिर सी बात है कि 1 माह के बाद में ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, सप्ताह ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अनुमोदन से 6 माह बाद यदि संसद इसका दोबारा अनुमोदन ना करे तो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर इसे जारी रखना है तो संसद का अनुमोदन कंपलसरी है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसे समाप्त कर सकती है कभी भी। यानी ये इसमें ये इम्पोर्टेंट यही है कि भाई जो लोकसभा है, जो इसको अगर लोकसभा को इसे समाप्त करना है तो एक साधारण बहुमत से क्या करेगी, एक प्रस्ताव लाएगी और इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी कि भैया हमें राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है, और दोनों सदनों के से इसे साधारण बहुमत से पास करा लेगी, तो प्रस्ताव पास होते ही जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हट जाएगा। तो जैसे लागू करना हो तो उसके लिए क्या था, विशेष बहुमत था हमारे को, भाई राष्ट्रीय आपात को लागू करना तो विशेष, ठीक है, और हटाना है तब क्या करना पड़ेगा, तो भाई साधारण बहुमत। ये 2 चीज़ें आपको याद रखने वाली है, बिल्कुल आप इसको घोट लो इन चीज़ों को। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, आपातकाल से।
यदि लोकसभा का जो 70 है वो 70 में नहीं चल रहा, लोकसभा 70 नहीं चल रहा हो, तो जो लोकसभा के 1/10 सदस्य हैं, 1/3 एक सदस्य राष्ट्रपति को 70 बुलाने का आग्रह करेंगे भाई, और इसके लिए एक लिखित में एप्लीकेशन देंगे भाई। तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर 70 आहूत करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि भाई मान लो लोकसभा का 70 चल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो लोकसभा के जो 1/10 जो मेंबर होंगे कुल मिला के, मान लो 500 मेंबर है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक बटे पाँच, अभी कितने मेंबर है हमारे, 552 है शायद टोटल, और उनमें से 545 ये भी हैं। तो जो 545 मेंबर है, इसका 10% होता है 54 या 55 सीटें, मान लो 54 या 55 सीटें लमसम होती है। तो वही ये 55 सदस्य क्या करेंगे, एक फॉर्मेट होता है इनका, उसमें सभी का नाम लिखेंगे, उसमें हस्ताक्षर करके और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि भाई हमें 70 बुलाना है और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको समाप्त करना है। तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, ज्ञापन लेने के बाद में 14 दिन के भीतर भीतर, ठीक है ना, जो लोकसभा उसको 70 क्या करेंगे, आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक। और भी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव, राज्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, सेंट्रल पे जो हमारी होती है केंद्र सरकार, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उनके बारे में बताया गया है। और जो हमारी कार्यपालिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संघ की जो कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को वो सभी प्रकार के निर्देश दे सकती है। कुल मिला के एक ही वे जैसा संघ कहेगा वैसा ही क्या राज्य की कार्यपालिका है उस समय कार्य करना शुरू कर देंगे। एक तरीके से एकात्मक जो है ना हमारे संविधान में वो लागू हो जाएगा। मतलब तभी तो कहते हैं कि केंद्र सर्वोपरि है। वो संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को सभी प्रकार के निर्देश दे सकती है, और उस राज्य सरकार की जो कार्यपालिका होगी उनको इनका पालन करना होगा, ठीक है। विधायी प्रभाव क्या क्या होंगे, तो कार्यपालिका में पहली बात तो एक कार्यपालिका हम यही देख लेते हैं, कार्यपालिका में आते कौन कौन है। एक तो हमारा राष्ट्रपति साहब, केंद्र में पीएम साहब, और एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिमंडल हमारा, और एक जो हमारे महाधिवक्ता साहब हैं वो, ठीक। ये तो है केंद्र में। बात की जाए भाई राज्य में, तो राज्य में हमारे राज्यपाल साहब है, राज्यपाल, ठीक। सीएम, मंत्रिपरिषद, और ये महाधिवक्ता, सॉरी सेंटर में होता है महान्यायवादी और राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो ये 4 पद हैं जो हमारे कार्यपालिका में आते हैं। विधायक, जो विधायिका है संसद है उसमें क्या है, तो वही जो सेंटर में राज्यसभा है, लोकसभा, और हमारे राष्ट्रपति साहब हैं। क्योंकि राज्य में हमारे जो है, अगर जहाँ एक सदन है वहाँ तो विधानसभा, और जहाँ 2 सदन है वहाँ विधान परिषद भी विधायिका में आती है। विधायिका का काम क्या होता है भाई, कानूनों का निर्माण करना होती है, ठीक है। कोई विधि बनाएगी, जैसे आप लिखा हुआ है इसमें, अब देख लेते हैं जो हमारी विधायिका है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो विधायिका में जो संसद है वो राज्य सूची के जितने विषय हैं उन पे कानूनों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। और ये जो कानून होंगे, ये जो आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा उसके कितने दिनों बाद तक लागू रहेंगे, तो 6 महीने तक लागू रहेंगे। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि मान लो केंद्र सरकार ने राज्य सूची के किसी विषय पे अब कानून बना दिया हो, और आज जैसे अभी जो महीना चला, मई महीना चल रहा है, और आज की डेट है, मान लो आज आपातकालीन समाप्ति हो गई हो, ठीक है। तो आज से मई के बाद में, मई 5 हो गया, 5, 6, 11, मतलब नवंबर में जो कानून बना हुआ है, विधायिका कानून बनाया था विधायिका ने, संसद ने राजस्व के विषय पे, वो नवंबर तक तो लागू रहेगा, ठीक है। उस और 6 महीने बाद में, नवंबर के बाद में ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिला के 6 माह तक ही लागू रहेगा आपातकाल की समाप्ति के बाद, ठीक है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ये अभी तक सिर्फ एक ही बार बढ़ाया गया है। यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा का बढ़ा कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के बाद केवल 6 माह तक ही हो सकता है। मतलब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा दिया, ठीक। और बढ़ा दिया तो, और मान लो आपातकाल की समाप्ति हो गई है, तो उसके जो 6 महीने, अधिकतम सिर्फ 6 माह तक ही जो आपातकाल वो लोकसभा है वो कार्य का करती रहेगी। मतलब उसके बाद में निर्धारित अवधि में उन्हें चुनाव कराने कंपलसरी है लोकसभा के फिर से अपना। वित्त जो वित्तीय प्रभाव है कौन कौन से होंगे उसका,
जो केंद्रीय करों में राज्यों की जो दी जाने वाली जो हिस्सेदारी होती है उसमें कटौती कर सकता है, यानी कम कर सकता है उसको। ठीक है। जो वित्त आयोग है हमारे, जो 280 के तहत राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति की जाती है हर 5 वर्ष में। ठीक है। तो वित्त आयोग में जो वित्त आयोग क्या करता है कि राज्य केंद्र को सिफारिश करता है भाई केंद्र और राज्यों में जो रेवेन्यू होता है उसके बंटवारे को लेके। ठीक है। तो वही वित्त आयोग ने जो रेवेन्यू निर्धारित कर रखा है राज्यों को देने के लिए, तो क्या कर सकती है भाई उस वित्त में कटौती की जा सकती है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो उस धन में कमी की जा सकती है। ठीक है। केंद्र द्वारा जो राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान होते हैं उनमें कमी या कटौती की जा सकती है। ठीक है। और जो संसद उचित समझे या केंद्र सरकार जो उचित समझे उतनी कटौती की जा सकती है। इसमें कोई क्लियर रूप से ये नहीं बताया गया भाई इसकी जो कटौती है वो कितनी होगी और इसकी सिफारिश कौन करेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो जो राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है रेवेन्यू में से, राजस्व में से, उसकी कटौती उसमें से कटौती कर सकती है उन्हें एक सीमा तक। और उस सीमा का कोई उल्लेख नहीं है कि भाई कितने तक की। ठीक। और हमारे जो मूल अधिकार होगा उनमें क्या क्या प्रभाव होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी जब आर्टिकल 352 लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तब जो हमारे मूल अधिकार है उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 358 है वो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा होगी 352 के तहत। ठीक है। तो जो अनुच्छेद 19 है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। ये देखना भाई, जैसे 352 की घोषणा हुई तो अनुच्छेद 3 है ना ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। और ये कौन बताता है कि भाई अनुच्छेद 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा? तो ये हमारा जो अनुच्छेद 358 है वो ये बताता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस पर, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस के इम्पोर्टेंट भाई, जो अनुच्छेद 358 है वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 352 से किस तरह रिलेटेड है, 15 शब्दों में आपसे पूछ सकते हैं इसे। और फिर ये क्या है 44वां जो अमेंडमेंट था संविधान में, वो ये कहता है कि जो अनुच्छेद 19 का जो कैसे इसके बारे में बताया कि अनुच्छेद 19 है वो कैसे निलंबित होगा। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो तो अनुच्छेद 19 क्या होगा, निलंबित नहीं होगा। ठीक है। अगर वो युद्ध और बाह्य आक्रमण, जैसे 3 कारण बताए गए हमारे 352 में, युद्ध के समय है। ठीक है। भाई राष्ट्रीय आपत्तिकाल की घोषणा हो सकती है, लागू हो सकता है, या बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक। तो जो युद्ध और बाह्य आक्रमण होगा इन दो के अगर आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, और नहीं तो नहीं होगा। यानी अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो राष्ट्रीय सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार दिए गए हमारे नागरिकों को, जनता को, वो निलंबित नहीं होंगे, वो लागू रहेंगे। अनुच्छेद 359 देख लेते क्या कहता है। राष्ट्रपति चाहे यदि अगर राष्ट्रपति इच्छा हो तो जो अन्य मूल अधिकार है उनको भी निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। भाई 19 तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण लागू हुआ तो। लेकिन राष्ट्रपति को 300 जो हमारा 359 अनुच्छेद है वो ये शक्ति भी देता है कि वो जो अन्य अधिकार हैं जैसे 20 और 21 को छोड़ जो भी हैं, 22 है, 23 है, 28, 27 जो भी अन्य मूल अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, उन सबको भी या तो समस्त जो मूल अधिकार है उनको निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, या फिर उनमें से किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। और करेगा कौन, ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। तो कभी ये पूछ लिया जाए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है तो जो 359 के अकॉर्डिंग अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो वो हमारे राष्ट्रपति साहब में है। थोड़ी सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ी असुविधा हो रही है उसके लिए। आज मोबाइल थोड़ा क्या टाइम शेड्यूल की वजह से चार्ज नहीं कर पाए। उसके साथ जो 44वां अमेंडमेंट था वो ये कहता है कि अनुच्छेद 20 व 21 है उनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसी परिस्थिति हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चाहे। और ये अनुच्छेद जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में 1978 में, उसके द्वारा ये जोड़ा कि इसको जोड़ा गया है कि भाई जो अनुच्छेद 20 व 21 है उसको निलंबित नहीं किया। उससे पहले अनुच्छेद 20 व 21 को भी कई बार निलंबित किया जा चुका था।
जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया आंतरिक अशांति के आधार पे, और कई जगह जैसे जब सेंटर में कांग्रेस सरकार बनी और राज्यों में जैसे बीजेपी सरकार थी उसमें, तो उनको निलंबित कर दिया गया। ठीक, अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अभी तक 3 बार ही घोषणा की गई है। एक तो जब भारत और जो चाइना उसके मध्य युद्ध हुआ था 1962 और 67 के मध्य, ठीक है। एक जो 1971 और 77 के मध्य जो बाह्य आक्रमण हुआ था पाकिस्तान द्वारा, ठीक है। और एक 1975 से आंतरिक अशांति का आधार पर अभी शब्द को हटाई दी गया, आपको पता है। अब 77 विद्रोह शब्द कर दिया गया और 44वें द्वारा 44वां अमेंडमेंट हुआ हमारे, उसके थ्रू किया गया है, ठीक है। और उसके साथ ये बताया गया जो 42 है 42वां जो अमेंडमेंट है संविधान में, ये ये बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है तो पूरे देश में एक साथ लागू किया जा सकता है, या किसी वजह से मान लो जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा है भैया, तो स्पेशली तौर पे जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किया जाए, नहीं भाई, जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर किसी विशेष एरिया में वहाँ पर ही सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लागू किया जा सकता है। और वो लागू कौन करेगा, तो ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति सामने ही नहीं है, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया कि किसी विशेष क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद जो अमेंडमेंट हुआ था 42वां उसके थ्रू जोड़ा गया, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 356, जो राष्ट्रपति शासन होता है। जैसे ये तो नॉर्मल की जो बोलचाल की भाषा उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राज्यों में, वैसे जो हमारा संविधान है, मूल संविधान, उसमें ये बोला गया कि संवैधानिक तंत्र की का विफल होना, ये कहा गया हमारे मूल संविधान में। तो अनुच्छेद 355 क्या बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो जो भाई राष्ट्रपति शासन का क्या आधार होगा इसके बारे में बताया गया हमारे अनुच्छेद 355 में। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक शांति से जो प्रत्येक राज्य उसकी सुरक्षा करे, ठीक है। और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंध हैं उनके अनुरूप चला जाना सुनिश्चित करे। यानी कि जो भी स्टेट में जो भी सरकारें होंगी वो अपने कानून वगैरह या जो भी है या कुछ भी निर्माण करे, कानून निर्माण करती है या किसी विधि का निर्माण करती है, कोई आदेश देती है, तो वो क्या है, वो जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। और ये केंद्र की जिम्मेदारी होगी, वो केंद्र ये देखेगा भाई हाँ जो काम हो रहा है राज्य में, जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो जो हमारे संविधान है उसके अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही हैं तो जो केंद्र है या राज्यपाल है, जो केंद्र का एक अधिकारी नियुक्त होता है हमारे स्टेट में, हर स्टेट में, वो क्या राष्ट्रपति को वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की असफलता के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या करेगा, सिफारिश करेगा, ठीक। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को यह आधार प्रदान करता है जिसके तहत केंद्र सरकार है वो अनुच्छेद 352 और 356 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त करता है, ठीक है। और ये कि भाई वो राज्यों की सुरक्षा कर सके, ये शक्तियाँ हैं केंद्र को। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो 356, ठीक है। अगर कोई भी राज्य सरकार संविधान के प्रारूप है, ठीक है, या संविधान के प्रावधान है उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। और इसकी सिफारिश कौन करेगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा, राज्यपाल साहब करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 365 भी इससे जो हमारे संवैधानिक तंत्र की विफलता है इससे रिलेटेड है, हम ये भी देख लेते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट है। कुछ मामलों में संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है कि यदि राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मान लो धार्मिक आधार पे या किसी भी आधार पे, मान लो केंद्र सरकार ने, संघ ने किसी राज्यों को निर्देश दिए और राज्य उनको लागू करने में विफल रहता है, लागू नहीं कर पाता है उनको, तो वही इस आधार पर भी अनुच्छेद 365 के तहत हर उस स्टेट में 365 को आधार बना के अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जा सकता है, ठीक है। 365 में इतना ही बताया गया है कि भाई केंद्र ने कोई निर्देश दिया हो राज्य को और राज्य उनका पालन नहीं कर पा रहा हो, तो इस आधार पर भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये संसद के दोनों सदनों के और सदन भवन से 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है तो 2 माह में
राष्ट्रीय आपात में कितना था, 1 माह था। और जब राष्ट्रपति शासन में कितना है, 2 माह के भीतर क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। और बहुमत कौन सा चाहिए, वो साधारण बहुमत। ये याद रखने वाली बातें हैं, तो ये सेकंड लाइन अच्छी है। ठीक है, और अगर संसद दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देते हैं तो ये 6 माह तक लागू रहेगा। फिर अगर हमें फिर से लागू करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वो ये साधारण बहुमत से वो दोनों सदनों से पास कराना हो, अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, इसकी लेकिन जो इसकी अधिकतम अवधि है वो कितनी है, 1 वर्ष है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर 1 वर्ष से भी अधिक समय तक ये लागू रह सकता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो देश में। ठीक है, यदि निर्वाचन आयोग है वो ये कह दे कि भाई अभी जो चुनाव है वो कराना उचित नहीं है। ठीक है, और असमर्थता जाहिर कर दे कि हम चुनाव नहीं करा सकते। किंतु किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो शासन है उसकी अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होगी, 3 वर्ष से अधिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों में कितने वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अधिक से अधिक 3 साल। 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता कभी भी। जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे राज्यों, उसके बारे में बताया गया। तो एक तो ये है कि भाई जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग भी किया जा सकता है या नहीं भी, ये डिपेंड करता है। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। ठीक है, जिन्हें वह प्रतिनिधि यानी राज्यपाल को सौंप देगा। और शासन कौन चलाएंगे, राज्यपाल ही चलाएंगे उस समय जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, राज्य के अगर विधायकों को भंग कर दिया जाता है तो यदि भंग कर दिया जाता है तो राज्य की समस्त विधायक शक्तियाँ किसके पास आ जाएंगी, संसद के पास आ जाएंगी। भाई कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया तो मंत्रिपरिषद किसका हिस्सा होती है, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका को जब मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाएगा तो ऐसे प्रश्न में क्या होगा, जो कार्यपालिका जितनी भी शक्तियाँ होंगी कार्यपालिका की वो किसके पास आ जाएंगी, राष्ट्रपति के पास। अगर विधायिका को भंग कर दिया जाता है, यानी विधायिका में कौन होते हैं, भाई संसद, सेंट्रल में तो हमारा लोकसभा राज्यसभा है और राज्य में हमारे विधानमंडल है। तो उस स्थिति में क्या होगी, जो विधायक की जो शक्तियाँ होंगी हमारी संसद के पास चली जाएंगी ऑटोमेटिक। अब ये तो आंकड़े चेंज हो चुके हैं, 128 नहीं है अभी, मुझे याद भी नहीं, शायद ये 130 या 32 प्लस चले गए हैं शायद ये आंकड़े। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक मणिपुर में सर्वाधिक बार जो मणिपुर में लगाया गया है। फिर दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, वहाँ 9 बार जो राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है। ये कई बार पूछा गया है कि अभी तो सर्वाधिक, जैसे रेलवे वगैरह से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सर्वाधिक बार जो राष्ट्रीय शासन है कौन से स्टेट में लगाया गया, तो मणिपुर में लगाया गया 10 बार। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान में अब तक इसका 4 बार हो चुका है प्रयोग। 1967 में हो गया एक बार, तो 77 में हो गया एक, 80 में एक, 1992 में। 92 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राजस्थान में सर्वाधिक लंबा था। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इससे हम क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, भाई 3 वर्ष से अधिक समय तक सिर्फ एक ही बार लगा है, जब 3 साल से भी ज़्यादा इसकी समय सीमा को पार कर दिया गया है। और वो कहाँ लगा था, पंजाब में लगा। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो पंजाब राज्य है उसके मामले में ऐसा हुआ है, अपवाद सामने आया है कि वहाँ 3 वर्ष से भी अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले 1951 में यही पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। कुछ ऐसे मामले में देखे गए जब राष्ट्रपति शासन का भी दुरुपयोग हुआ भाई, तो इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वाद है वो SR बोमई वाद है 1994 का। ठीक है, इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ राष्ट्रीय शासन के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। यदि अगर 356 का प्रयोग किया गया है और वो जो प्रयोग है वो राजनीतिक दुर्भावना से किया गया है तो ठीक है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाएगा तो वो कभी भी राजनीतिक जो दुर्भावना होती है उससे प्रेरित नहीं होना चाहिए। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। एक साफ साफ कह दिया गया भाई कि जब संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। संवैधानिक तंत्र के विफल होने के स्पष्ट हुए जो तथ्यात्मक प्रमाण है वो होने चाहिए। अगर वो प्रमाण नहीं है तो भाई सुप्रीम कोर्ट है इस राष्ट्रपति शासन को वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है और इसे ख़त्म कर सकती है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद के दोनों सदन नहीं करते तब तक राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। भाई संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर देंगे तो राज्य की विधानसभा भंग हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं किया जाएगा,
जो 2 माह का टाइम दिया गया है सदन बहुमत के द्वारा, इसमें अगर उस दौरान नहीं किया तो तब तक क्या करेगी, राज्य विधानसभा कार्य करती रहेगी। राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या भाई राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है या क्या उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो यार एस फ्री की दृष्टि से हम तो 23 में वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी या तो जुलाई के मेरे हिसाब से, जो जुलाई का है 20 या 25 जुलाई के लमसम में ये वैकेंसी आ जानी चाहिए, नोटिफिकेशन इसका। यदि दुर्भावना से राष्ट्रीय शासन लगाया गया तो न्यायालय क्या करेगा, राज्य की मंत्रिपरिषद और विधानसभा पुनः क्या करेगा, स्थापित कर सकता है। ये अभी महाराष्ट्र में हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जो वहाँ जो निर्वाचन आयोग, जो राज्यपाल साहब ने जो आदेश दिया, मतलब जो किया है वहाँ सरकार के साथ, वो गलत किया। तो लेकिन क्या उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ की विधायिका थी, विधानसभा थी, उसने क्या कर त्यागपत्र दे दिया था। अगर वो त्यागपत्र नहीं देती तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप त्यागपत्र नहीं देते तो हम क्या करते, आपकी जो सरकार थी उसे वापस मतलब वो कर सकते थे, रेगुलर बहाल कर सकते थे। लेकिन आपने त्यागपत्र दे दिए तो अब कुछ नहीं करते। हाँ, राज्यपाल साहब ने उसमें गलती कर दी, अपनी जो संविधानिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल को, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। तो बहुत बार ऐसा देखा गया जब राज्यपाल अपने जो उनको जो संविधानिक शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनका दुरुपयोग किया जाता है उनके द्वारा। यदि लोकसभा में के आम चुनाव में राज्य में किसी भी अन्य राजनीतिक दल की जीत होती है तो इस आधार पर भी राष्ट्रीय शासन लगा नहीं जा सकता। मान लो केंद्र में तो बीजेपी है और राज्य में कोई कांग्रेस जीत गई है, तो इस आधार पे उस स्टेट में जहाँ कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है विधानसभा चुनाव में, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा होता था। ठीक, न्यायालय ने माना कि 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था, जो उचित था, क्योंकि सरकार ने जो पंथ निरपेक्षता है उसका पालन नहीं किया था। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है आप धर्म निरपेक्षता से भी ले सकते हो भाई, कि भाई जो हमारा भारत देश है उसका कोई एक स्पष्ट वो नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई, यहाँ सभी धर्म समान है। वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ेंगे वो देख लेते हैं। ये देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। आहार वित्तीय आपातकाल 360 यहाँ आप लिख लीजिए, ये थोड़ा नहीं है, ठीक है। और इसका जो अनुमोदन होगा 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होगा, साधारण बहुमत से होगा, ठीक है। और दिनों ये क्या है, इसमें कोई समय सीमा नहीं, इसमें ये जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है असीमित समय के लिए, वैसे इसमें भी है। लेकिन वहाँ ये था कि राष्ट्रीय आपातकाल में हर 6 माह के बाद में उसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना कंपलसरी था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लगा दिया तो इसे भी असीमित समय होता है, अनलिमिटेड टाइम तक इसे लागू किया जा सकता है, ठीक। और इसके लिए कितने माह का अनुमोदन चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह का अनुमोदन चाहिए, और वो साधारण बहुमत के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होंगे भाई, जो केंद्रीय करों में जो राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी उसकी कटौती की जा सकती है, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में कटौती की जा सकती है, केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है भाई, ठीक है। और जो केंद्रीय जो कर्मचारी वगैरह हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिनके वेतन संचित निधि पर भारित हैं उनमें भी कटौती की जा सकती है। जो बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारे न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह, उच्चतम न्यायालय वगैरह हैं, और ये निर्वाचन आयोग वगैरह है, मानवाधिकार आयोग है राष्ट्रीय, यानी कि जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं या पद होते हैं, उनको जो दी जाने वाली सैलरी उसमें कटौती की जा सकती है। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। अब हम कुछ देख लेते हैं यहाँ, जैसे थोड़ी डिटेल भाई अनुच्छेद 352 को देख लेते हैं पहले, तो एक हल्का हल्का लास्ट में, ताकि आपको थोड़ा याद रखे। कितने माह का अनुमोदन, तो 1 माह का, और क्या चाहिए, विशेष बहुमत, ठीक है। कितने समय के लिए, 6 माह के लिए, फिर 6 माह के बाद करना तो फिर अनुमोदन 6 माह के लिए, और कितने वैसे कितने बड़े समय के लिए बढ़ा सकते हो, तो अनलिमिटेड, असीमित समय के लिए, ठीक है। ये तो हो गया 352 हमारा। अगर युद्ध तो बाह्य आक्रमण के आधार पे हुआ है 352, तो क्या होगा, अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आंतरिक शांति का आंतरिक अशांति
तो क्या होगा, अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। 356 की बात की जाए तो अनुमोदन की बात करें 2 माह में, वही संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अधिकतम कितने वर्ष तक, तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगा रह सकता है ये, वही 6 माह के बाद अनुमोदन चाहिएगा, ठीक। बात की जाए वित्तीय आपातकाल की, अनुच्छेद 360 की, तो वो 2 माह का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह में अनुमोदन, और कितने समय तक लागू रह सकता है, तो असीमित समय तक। इसी के साथ वो हमारे आपातकालीन जो प्रावधान है, उपबंध है जो भारतीय संविधान में, ये जो चैप्टर है वो आज फिनिश होता है। इसमें आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नहीं, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को